साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम एक और साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, संगलन कहते हैं, क्वथन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं। साथियों ठोस से द्रव अवस्था में कोई पदार्थ यदि परिवर्तन होता है तो इस क्रिया को बोलते हैं संगलन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इस क्रिया रेखा से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ठोस है और ठोस से यदि द्रव में परिवर्तन हो रहा है, ये एरो के निशान से समझिएगा, इसको संगलन कहते हैं। यदि इसके विपरीत द्रव से ठोस अवस्था में आता है तो उसको बोलते हैं जमना। और इसी प्रकार यदि द्रव से यदि पानी को जैसे कि उबालते हैं तो वह गैस का रूप ले लेता है तो वह वाष्पीकरण क्रिया कहलाता है। और उल्टा गैस से यदि द्रव अवस्था में लाते हैं तो उसको बोलते हैं संघनन। जैसे कि गैस गर्म रहता है और उसको यदि कोई बर्तन में इकट्ठा करना चाहे तो वो फिर से द्रव अवस्था में आने लगता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसी प्रकार यदि ठोस से गैस अवस्था में आता है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस अवस्था में आता है तो निक्षेपण। इस क्रिया को जानिएगा साथियों। अलग अलग एग्जामों में इस प्रकार से क्वेश्चन बना है, जिसमें से हम एक क्वेश्चन आपके लिए सामने प्रस्तुत किए हैं ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरे प्रक्रिया को समझ सकें और उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को उसको जान सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर होगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, क्योंकि कार्य करने के लिए बल और बल के साथ विस्थापन जरूरी होता है। जितना ज़्यादा आप बल लगा के विस्थापन कर सकते हैं, उस वस्तु को जितना ज़्यादा बल की दिशा में उसका हटा सकते हैं तो वहाँ पर कार्य ज़्यादा होता है। कार्य अर्थात यहाँ पर काम को ही कार्य वर्क बोला गया है। तो फिजिक्स की भाषा में साथियों बल गुणा विस्थापन बराबर होता है कार्य। तो देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विस्थापन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली के माध्यम से होगा। आइए और भी समझते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का परिसर में क्या है? साथियों इसका आंसर है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, जिसे हम आँखों से देख पाते हैं। एक हिस्सा जो मानव आँखों से दिखाई देता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक हिस्सा होता है साथियों जो मानव आँखों को दिखाई देता है, हमारे नग्न आँखों से दिखाई देता है, उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। और उसका तरंगदैर्ध्य पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नैनोमीटर में पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 400 से 700 रेंज में, नैनोमीटर में इसका रेंज होता है दृश्य प्रकाश का। आइए इसके बारे में और भी समझते हैं कि इस दृश्य वर्णक्रम में लाल वर्ण की अर्थात लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे लंबी होती है, अर्थात अधिक होती है, और इसकी आवृत्ति कम होती है। पूछा जा सकता है साथियों कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य या किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की, और आवृत्ति किस रंग की सबसे कम होती है, तो वो लाल रंग की। और वही बैगनी की बात करें, इस दृश्य वर्णक्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य बैगनी की होती है, अर्थात सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है बैगनी की, और आवृत्ति सबसे अधिक होती है बैगनी की। तो ये दोनों तरीके से याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इन्हें विबग्योर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के तरंगदैर्ध्य बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात अगर हम बैगनी से लाल की ओर जा रहे हैं तो धीरे धीरे तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है। सबसे कम बैगनी का और सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, याद रखिएगा। यह विबग्योर जो है
देखा जाए तो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उसी को बताया गया है। बैजानी हपीनाला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एलपीजी से गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। साथियों याद रखिएगा, जो एलपीजी गैस होती है जिसे हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, उसमें जो रिसाव होता है उसको पहचानने के लिए, क्योंकि एलपीजी गैस गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है साथियों, इसलिए उसको पहचानने के लिए कि लीकेज हो रहा है, निकल रहा है, उसको जानने के लिए एक अलग सा केमिकल मिलाया जाता है। उस केमिकल का नाम है एथिल मरकैप्टन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। याद रखिएगा साथियों, एलपीजी सिलेंडर से एथिल मरकैप्टन रिसाव के कारण बदबू आती है। एलपीजी गैस मूल रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, एलपीजी जो गैस हम यूज करते हैं ईंधन के लिए, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता साथियों, इसलिए पहचानने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एक रिसाव होने पर आप जो गंध देखते हैं वह वास्तव में एक बिल्कुल अलग एजेंट की बदबू है, जिसे एथिल मरकैप्टन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। साथियों, मानव के द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है वह है तांबा है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कमरे के ताप पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलता है? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी 2। कमरे के तापमान पर, याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर 2 ही तत्व द्रव अवस्था में मिलता है। उसका नाम है, एक तो है पहला पारा और दूसरा है ब्रोमीन। याद रखिएगा, पारा Hg उसका संकेतक है और ब्रोमीन का Br। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है? इसका आंसर है साथियों मोमबत्ती का जलना। आइए समझते हैं क्यों मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, दोनों परिवर्तन हैं। जलने की प्रक्रिया में मोम पिघलता है तो भौतिक परिवर्तन अर्थात उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, जबकि जलता भी है तो वह उसके संगठन में जो है चेंज आता है, तो उसके जो बदलाव आता है उसके भौतिक रूप से बदलाव के साथ साथ उसके रासायनिक प्रक्रिया में भी बदलाव आता है, तो हम उसे जलते हुए देखने पर रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पसीने में होते हैं, पसीने में क्या होता है? शुद्ध जल होता है, जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य होता है, बोरिक अम्ल होता है, शुद्ध लवण होता है। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य होता है पसीने में। याद रखिएगा, पसीने में जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य होते हैं, इसलिए सही उत्तर बी है। पसीना मुख्य रूप से पानी से बना होता है, लेकिन इसमें नमक, लवण और शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया भी होते हैं। याद रखिएगा, यूरिया और अमोनिया भी पाया जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, प्लाज्मा, इनमें से सभी। साथियों इसका मेन जो आंसर है प्लाज्मा के कारण। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस तो उसमें मौजूद ही रहता है, लेकिन चमकने का जो मुख्य कारण है वो प्लाज्मा, जिसे हम द्रव्य या पदार्थ की हम चौथी अवस्था मानते हैं साथियों। 3 अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस के बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा की अवस्था माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसी के कारण जो सूर्य और जो तारे होते हैं वो चमकते हैं। चलिए ये देख सकते हैं कारण इसका, सूर्य और तारे गर्म प्लाज्मा के विशाल गोले होते हैं। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैस बहुत ही अधिक गर्म होती है और इसके परमाणु आयनित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। यह प्लाज्मा ही है जो सूर्य और तारों का चमकने का कारण बनता है। पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? विक्रम साराभाई, सत्येंद्र बोस, सीवी रमन, होमी भाभा। साथियों इसका आंसर है सत्येंद्र बोस ने 5वीं अवस्था
जिसे हम अभी देखने वाले हैं। सत्येंद्र बोस एक भारतीय भौतिक विज्ञानी ने 1920 के दशक में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा जाता है, के लिए गणना की थी। पांचवी अवस्था अगर पूछा जाता है साथियों तो याद रखिएगा द्रव्य या पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा। दोनों ने मिलकर इनका जो है खोज किए थे, इसलिए इनका नाम जो है पांचवी अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है कौन है? साथियों इसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। याद रखिएगा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई 1919 से 1971 एक भारतीय भौतिक विज्ञानी खगोल शास्त्री थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका आंसर है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जी हाँ साथियों, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर पश्चिम से पूर्व, ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती साथियों, पश्चिम से पूर्व। ये भी कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। और 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इस प्रकार ये रहा साथियों। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? साथियों इसका आंसर है सोयाबीन। याद रखिएगा प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन है। दूध, मांस, अंडा से भी प्रोटीन मिलता है साथियों, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो सोयाबीन से मिलता है। नीचे जो दिए गए विकल्प है साथियों में प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन, लगभग 20% वसा होती है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, खनिज, ये खनिज है साथियों, खनिज लवण प्राप्त करना, CO2 गैस प्राप्त करना, नाइट्रोजन प्राप्त करना। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन प्राप्त करना। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण कर लेते हैं, उसके समीप आता है तो वो जकड़ के उसका भक्षण कर लेते हैं। उसका कारण है उस जो कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आइए इसे और भी जानते हैं। कीट भक्षी जो पौधे होते हैं जिन्हें मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। ये कीट भक्षी जो पौधे हैं साथियों वे नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, इसलिए वे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं और पचाते हैं। हालांकि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन वे कीटों को पकड़कर अतिरिक्त पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। चलें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी गाय। साथियों इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसे समझते हैं। क्रेब्स चक्र, जिसे सिट्रिक एसिड चक्र या TCA चक्र भी कहा जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह एक महत्वपूर्ण चयापचय मार्ग है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न करने में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? पौधे के किस भाग से साथियों लौंग एवं केसर प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, फूल से। लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा
उल्लेखनीय है कि लौंग सूखी कलिकाओं से प्राप्त किया जाता है तथा केसर क्रोकस सैटिवस नामक पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। भारत में जम्मू और कश्मीर में केसर खेती व्यापक रूप से की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये गुट संबंधी है साथियों। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनसे स्रावित रस के मिलान वाले सही विकल्प को चुनिए। आइए देखते हैं। आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। अब इसमें जो है इससे स्रावित होने वाले रस कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपको देखना है आमाशय से क्या स्रावित होता है। तो आमाशय से होता है जठर रस, यकृत से होता है पित्त रस और अग्नाशय से होता है साथियों अग्नाशय रस और छोटी आंत से होता है आंतरी रस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, क्योंकि ए में जो है ए में देख सकते हैं 2 वाला आया है ए में, और बी का देख सकते हैं 3 मिलान हुआ है 3 नंबर का, और सी में फर्स्ट मिलान हुआ है देख सकते हैं, और डी में अर्थात चौथा में चौथा ही मिलान हुआ है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है देखा जाए ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन युग्म हैं। इसका आंसर है साथियों बी और सी। विटामिन जो होते हैं साथियों 2 प्रकार से विटामिनों को बांटा गया है, मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील होते हैं वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन है साथियों ये वसा में घुलनशील होते हैं, शरीर में जमा हो जाते हैं, अर्थात हम कोई खाद्य पदार्थ के माध्यम से ये विटामिन लेते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे शरीर में संचित रहते हैं। जबकि जल में जो घुलनशील होते हैं विटामिन बी व सी, वो क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं ये कुछ समय पश्चात जो है शरीर में जमा नहीं हो पाते और कुछ समय पश्चात जो है मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए जो विटामिन बी और सी जो है वे हमेशा हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है। दैनिक जीवन में हमें ऐसे भोजन करना चाहिए जिनसे लगातार हमें विटामिन बी और सी मिलता रहे, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ISI चिन्ह संबंधित हैं। ISI मार्क लगे हुए देखे होंगे साथियों, ये किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है वस्तुओं की गुणवत्ता से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, ऑप्शन सी है आभूषणों की गुणवत्ता से, ऑप्शन डी है जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से। तो साथियों इसका आंसर है वस्तुओं की गुणवत्ता से। जिस वस्तु का गुणवत्ता अच्छी हो उसमें ISI मार्क रहता है, याद रखिएगा। ISI जो चिन्ह है उसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित एक गुणवत्ता चिन्ह है जो औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि उत्पाद सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करता है। अन्य विकल्प जैसे कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क रहता है, तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए 1 मार्क रहता है, इसे भी याद रखिएगा। जैसे कि अभी हम वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए ISI मार्क देखें तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए 1 मार्क रहता है, चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और वही जो है आभूषणों की गुणवत्ता के लिए साथियों जो ऑप्शन सी में है, तो आभूषणों की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्क चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये रही साथियों आपके 20 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ जो साइंस से रिलेटेड है, निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इसे प्रैक्टिस करके आपके परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सकता है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।